हेलो एंड वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। डिप्लोमेसी के महाज पे भी पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने। वज़ीर आज़म 4 मुल्की दौरे पे रवाना। खुशदार बस अटैक में मज़ीद बच्चों की शहादतें सामने आ गई हैं और बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त बात करने की ख्वाहिशमंद हैं। क्या ये मुमकिन है? ऑल दिस इन ज़ूम इन टुडे। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ नौइयत के कई चैलेंजेस से दरपेश है, स्पेशली विद रेफरेंस टू भारत के साथ जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ है। एक तरफ बहुत जारहाना डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसी ज़रूरत के पेश नज़र ऑलरेडी रवाना हो चुके हैं टर्की, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के दौरे पे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में भी एक टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ का दौरा करेगी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेगी उनके। भारत के साथ ये जो कशीदगी है इसके असरात जो हैं वो प्रॉक्सी वॉर की शक्ल में भी सामने आएंगे। अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। टेररिज्म के मसले पे काबू पाने के लिए तश्कील नौ कर दी गई है नेशनल एक्शन प्लान की, विच मीन्स कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसी तरह ये जो नया एक नेक्सस सामने आ रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स का, जिसमें डायरेक्टली अब इंडिया ओन भी करता है कि वो BLA को सपोर्ट करता है, वो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला करना पड़ेगा और उसके लिए दफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। इजाफी रकम कहाँ से आएगी, ये भी एक चैलेंज है। उसके अलावा सियासी अदम इस्तेहकाम भी है जो कि फ़िलहाल तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए एक बड़ा यूनिफाइड फ्रंट चाहिए और वो यूनिफाइड फ्रंट जो है वो तभी आएगा जब एक कंसाइज पॉलिसी और उसका फ्रेमवर्क ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना लिया हो और वो उस पर काम कर रहा हो, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। क्या ऐसा होता नज़र आ रहा है? बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद है मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं तकरीबन 2022 से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इकनॉमिक है और इंटरनल पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी लानी है, और साथ ये भी बात होती रही है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये को रिलेटेड हैं, अलग अलग आइसोलेशन में इनको नहीं देखा जा सकता। अब उसमें ग्लोबल चैलेंज ऐड हो गया है। ये जो इंडिया के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ है, लिमिटेड वॉर हुई है 3-4 डेज़ की, और वो ग्लोबल इसलिए है कि अब दोनों तरफ के नैरेटिव्स चलेंगे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे। इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, क्या हमारी लीडरशिप ये भूल गई है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को एड्रेस करना पड़ेगा? बिकॉज जिस चीज़ ने हमें बहुत हेल्प किया वो यूनिफाइड फ्रंट था इस वॉर में, जो दुनिया ने देखा, स्पेशली इंडिया ने देखा, बिकॉज वो उस पर बहुत बैंक कर रहे थे कि शायद दिस इज़ द राइट टाइम टू स्ट्राइक अस। अंदर इतनी डिविजन्स हैं, आपको लगता है कि रियलाइजेशन है कि इसको एड्रेस करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बिल्कुल बहुत परफेक्ट उसकी वो किया है, डिफाइन किया है सिचुएशन को। मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए एक तो वो सरप्राइज था जो हमारी फोर्सेस ने दिया, और दूसरा सरप्राइज उनके लिए डेफिनेटली ये भी था कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी शदीद तरीके पे पोलराइज्ड जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एकदम से जो है यूनिफाई होके खड़ी हो जाएगी अगेंस्ट दैम। तो ये हमारा एक नेशनल अचीवमेंट थी जो हमने की। आज की सूरत हाल में, आफ्टर हैविंग दिस अचीवमेंट, आज की सूरत हाल में मैं इस चीज के लिए बहुत वो हूँ, मतलब फील कर रहा हूँ इस चीज को कि जो ही ये एक हमने अचीव किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसका जो एक्सटर्नल एग्जर्शन, जो एक्सटर्नल अटैक का जो फेस था, उसको हमारी फोर्सेस ने और हमारी एयरफोर्स ने, बाकी फोर्सेस ने उसको रिपेल कर दिया विद द हेल्प ऑफ द यूनिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो मजीद अग्रेसिवली ट्रांसफॉर्म होकर वो टेररिज्म की तरफ जो है वो उन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया है। और वो उधर चूंकि उनका एक यूनिफाइड फोर्स से मुकाबला था, अब उन्होंने फौरी तौर पे उसको इस तरफ डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे जो चैलेंज अब हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है और हमारे जो, देखें, हमारी फोर्सेस जो है टिपिकल मिडिल क्लास और एक मिट्टी से होम ग्रोन एक रियलिटी है, उसके मुकाबले में हमारी पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड भी है और उसके इंटरेस्ट्स जो है वो नेशनल से ज्यादा पर्सनल हो चुके हैं। बिल्कुल। व्हेन यू आर
और प्रॉपर्टीज आउटसाइड द कंट्री, जब आपका सारे इंटरेस्ट जो है वो मुल्कों से बाहर चले जाते हैं और आप बड़ी बड़ी गेम्स में आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको एक कॉमन मैन का इंटरेस्ट, मुल्क का इंटरेस्ट बहुत पैटी लगता है। और हमारे पास बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो कि बड़ा इजीली जो है जिन्हें बाया उन जिन्हें जिन्हें मतलब एंगेज किया जा सकता है, इफ आई से सेफली। तो उस रेफरेंस से मैं ये समझता हूं कि ये चैलेंज जो है ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। और अब आप रिसेंटली देख लें कि मैंने इस पे बात भी की है कि आप इस वक्त डेलीगेशंस भेज रहे हैं, इंडिया के डेलीगेशंस को डिटर करने के लिए अपने मुल्क से, लेकिन आपने नहीं महसूस किया कि उसके अंदर आप ऑपोजिशन को भी हिस्सा बनाएं। क्योंकि आपने इस वक्त हुकूमत का इशू ये है कि उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट से बड़ा चैलेंज जो है वो उनके लिए पर्सनल इंटरेस्ट है, और वो चाहते हैं कि ऑपोजिशन को बस वो किसी ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल ही खत्म कर दें और उनकी एग्जिस्टेंस ही ना रहे। और वजह यह है कि वो उनसे फियर्ड भी हैं कि शायद पॉपुलैरिटी वाइज या बाकी जो चैलेंजेस हैं उनको वो फेस करने में प्रॉब्लम आती है। और एट द सेम टाइम जो हमारा दुश्मन है वो हमारी इंटरनल वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके अपना जो फेज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है जिसमें वो हमारी इंटरनल वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है, तो ये एक रियल चैलेंज है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस चैलेंज को हुकूमत ले या ना ले, ऑपोजिशन को बहुत ही कुव्वत के साथ नेशनल यूनिटी की मूव चलानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जिसमें वो ये कहें कि हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के मफाद के लिए हम पूरी कौम को इकट्ठा करके खड़ा करेंगे और उनके साथ चलेंगे। Okay. और There are two ways to look at it. जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ऑपोजिशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, बट यू नो मोर देन व्हाट आई नो कि इट्स नॉट दैट सिंपल, बिकॉज जो ऑपोजिशन के लीडर हैं जो कि एक्चुअली उन्हीं की डिसीजन मेकिंग मेक एंड ब्रेक का काम करती है, नोबडी एल्स मैटर्स। तो उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट सामने आता है या उनकी तरफ से जो पोजीशन सामने आती है, एक तो वो कंफ्यूज्ड होती है बिकॉज लीडरशिप के इतने फ्रंट्स हैं कि हमें नहीं पता कौन उनका स्पोक्स पर्सन है। जब उनकी बहन बात करती हैं तो हमें समझ आती है वो फैमिली सेंटिमेंट भी उसमें शामिल होता है, बट हम उसको थॉरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं ले सकते। जब वो खुद ट्वीट करते हैं तो क्या वो ट्विटर हैंडल कौन हैंडल कर रहा है, क्या वो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, ये भी नहीं हमें मालूम। इस वक्त सिचुएशन बड़ी एम्बिगुअस है। तो फर्स्ट स्टेज में ये नहीं होना चाहिए कि आप उनके साथ कोई चैनल इस्टेब्लिश कर लें बगैर मीडिया को बताए, और शुरू में बात भी यही हुई थी जब ये स्टैंड ऑफ ख़त्म हुआ है तो बात यही हुई थी। मुझे रऊफ हसन साहब ने कंफर्म किया था कि अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, अवे फ्रॉम द मीडिया हैपनिंग्स हम इंगेज कर रहे हैं और हम उसको बिल्कुल नहीं आने देंगे अब लाइमलाइट में। क्या वट एवर न्यूज़ यू हैव, आपको लगता है कि वो हो रहा है या दैट इज़ द वे टू डू इट? मेरा जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से राब्ता हुआ है पीटीआई के साथ, जिसमें कि उन्होंने बहुत सिंपली ये बात कही है कि जी हम चाहते हैं कि हमारी आपस की बातचीत हो, लेकिन उनकी जो कंडीशनैलिटीज थी वो ये थी कि जी आप एक तो पीपल्स पार्टी और दूसरा पीएमएलएन दोनों के साथ आप एक वो करें, अंडरस्टैंडिंग पैदा करें ताकि आपके जो इश्यूज हैं उनको हम एड्रेस करें। ये उनकी तरफ से राइट। मेरा ख्याल है कि ये मतलब बहुत आस्किंग टू मच एंड बिफोर टाइम वाली बात है। इस वक्त की जो ज़रूरत है हुकूमत की वो तो ये है कि देखें, जो फर्द भी जेल में होता है उसको जेल में होते हुए उसकी कोई स्टेटमेंट, उसकी कोई ट्वीट, उसकी कोई भी बात जो है वो रियल नहीं होती, वो एलिबाई होती है। देखें, बात जब तक आप हुकूमतों ने जब भी कोई नेगोशिएशंस की हैं गवर्नमेंट्स ने, तो वो जो अंदर बैठा हुआ बंदा होता है उसको बाहर लाते हैं, पैरोल पे ले आए, या उसको इवन मैं आपको माजी के जितने भी वाकया, भुट्टो साहब ने जब पीएनए के साथ नेगोशिएशन करना था तो उनको सामने लाके बिठाया था, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए हुए थे, फिर भी सामने लाके बिठाया। इस वक्त तो ये हाल है कि गवर्नमेंट जो है
वो अपोजिशन के बारे में ये कहने की अगले दिन से ये कहना शुरू कर रही है कि जनाब ये तो इंडिया से भी ज्यादा बुरे हैं। मतलब ये है लेकिन कि अगर इंडिया ये से तो भी बड़ा ज्यादा स्विफ्ट चेंज आया ना पोजीशन में। हम बहुत हैरान हो रहे थे तारड़ साहब की जो स्टेटमेंट थी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और उन्होंने बानी पीटीआई का नाम लेके फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उसके बाद डीजी ISPR ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज का शुक्रिया अदा किया, यूथ को बड़ा अप्रिशिएट किया। ये सारे वो सिग्नल्स थे जिससे लग रहा था कि चीज़ें अब इम्प्रूव करेंगी। अब दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि इम्प्रूवमेंट का वाहिद जेस्चर ये हो सकता है कि उनको पहले आप रिलीज़ करें। मेरा नहीं ख्याल, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, मेरा नहीं ख्याल कि जिस लेवल पे ये सारी सिचुएशन जा चुकी है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बाय पार्टी आई मीन एस्टैब्लिशमेंट एंड PTI, उसमें कोई चेंज इतनी जल्दी आ सकता है। वो स्लोली आपको पॉलिटिकली ही इंगेज करने को कहेंगे। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। नवाज शरीफ के टेस्ट जो हैं वो काबीना में पेश किए गए थे। इमरान खान की तरफ से कन्विंसिंग जेस्चर लोगों को दिया गया था कि यस उनकी सेहत ठीक नहीं है, हम उन्हें निकालना चाहेंगे। तो इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम वे कि आप डायरेक्ट इतना ऑप्टिक्स को स्ट्रेट ना करें कि डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी, लेकिन खान साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। मेरे ख्याल में दिस इज़ द स्टेलमेट। इसका हल क्या है? पहले दिन से इसके बारे में मेरी ये ओपिनियन है और आप विटनेस हैं। मैंने खान साहब को भी ये कहा है, मैंने PTI वालों को भी ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि वो आपसे बात करें। True. और अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं राब्तों की बात नहीं करता, राब्ते हर जगह होते हैं, हर एक के होते हैं, लेकिन बातचीत अगर होगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हो सकती। अब इस्टेब्लिशमेंट कोई जबान नहीं होती सियासतदानों के मुकाबले में। सियासतदानों से सियासतदान ही बात करते हैं। अभी भी अगर PTI से बात की है तो राणा साहब ने की है और वो ठीक चैनल था। अब इसके बाद बैरिस्टर साहब से बात की, राणा साहब ने बात की, दूसरे बैरिस्टर साहब से बात की, बात इसी तरह होगी। लेकिन बात ये है कि बात से पहले CBMs तो होती है ना। देखिए ना, कोई तरीका होता है बात करने का। बात ये तो नहीं कि जी पहले आप जो है अपनी गर्दन काट के हमारे सामने रखें फिर हम आपसे बात करेंगे, आप अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को छुरी फेरे उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। नो, बात करने का तरीका ये होता है कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आज आप अपने डेलीगेशन भेज रहे थे, आप भेजते खान साहब के पास कि भाई, या उनकी पार्टी के पास कि भाई आप भी अपने नाम लें, हम चाहते हैं कि आपके लोग भी साथ दें। इसके बाद 6 प्रोग्राम, बिल्कुल ऐसा ही है, 6 प्रोग्राम्स आप ऐसे कर सकते थे जिसमें सबको एंगेज करते और आगे बढ़ते। अब मैं जो इस सूरत हाल में बीइंग इन ऑपोजिशन, मैं जो उन्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हुकूमत तो नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत के दिल में गिल्ट है। वो 47 के नीचे आए हुए हैं, अपने जमीर के 47 के नीचे आए हुए हैं। दुरानी साहब, पावर स्ट्रगल में गिल्ट नाम की कोई चीज़ होती है? ये ऐसे ही मेरे जहन में आया है मुझे नहीं लगता होती है। पावर मीन्स पावर, दैट्स ऑल। अगर में जो गिल्ट होता है वो पावर ना होने का होता है, पावरलेस होने का अंदेशे का होता है। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको ये इंतहाई वो है, फियर है कि कल अगर पब्लिक के सामने जाना पड़ा तो हमारा क्या बनेगा, कल अगर हम जिनके साथ लटके हुए हैं उन्होंने हमें गिरा दिया तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए वो टिल लगा के रखते हैं कि जिनसे हम फेवर लेना चाहते हैं हम उनको ना छोड़ें, हम पुलिस का साथ ना छोड़ें, हम इंतजामिया का साथ ना छोड़ें, हम अदालत को अपने साइड पे रखें, हम एस्टैब्लिशमेंट को अपनी साइड पे रखें, ताकि वक्त पे वो हमें बचा सकें। किससे? क्योंकि हिस्टोरिकली उनके रेस्क्यू को अदालतें ही आती हैं, यही होता है, यही देखा है हमने। अदालतें तो खत्म होगी ना। देखें आर्टिकल 26 अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन अदालत तो अभी वे आउट क्या हो सकता? अब CBMs भी अगर हो जाएं, फर्ज करें, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, फर्ज करें कोई CBM भी हो जाता है तो वो भी तो अदालतों के जरिए से ही ट्रांसपायर होगा ना। तो अब आपके ख्याल में अदालतें इररेलेवेंट हो गई हैं, अब उस तरह के CBMs नहीं हो सकती, ये डायरेक्ट टॉक ही होनी है? अब तो जो CBMs होंगे ना, देखिए मैंने पहले अदालतों के बारे में बहुत बात की थी कि अदालतों के जरिए एक नया फॉर्मेट बन सकता है, लेकिन वो तो अदालतों को तो उन्होंने खत्म कर दिया 26वीं तरमीम के बाद। अब अदालतें तो जो हैं वो गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, एक्सटेंशन। गवर्नमेंट जो CBM चाहेगी अदालत से वो वैलिडेट हो जाएगा, गवर्नमेंट जो CBM नहीं चाहेगी वो अदालत से वैलिडेट नहीं होगा, ये सिचुएशन। लेकिन मेरी जो इस वक्त तजवीज़ है, मैं अपोजिशन को ये कहूँ कि इस वक्त PTI, GDA और जितनी भी अपोजिशन की पार्टी हैं वो इकट्ठे मिल के
एक सीबीएम करें टुवर्ड्स कंट्री, टुवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट, टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान के जनाब हम सारी की सारी ऑपोजिशन जो है पाकिस्तान की दिफा के लिए और पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी के लिए हम मुत्तहिद हैं, और हम पाकिस्तान के खिलाफ जो कोई भी कुव्वत या मुल्क कोई भी काम करेगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। ये एक पॉलिटिकल एंटीडोट होगा। इस वक्त पीटीआई को इमरान खान को रिहा कराने के लिए जलसों की जरूरत नहीं है, जुलूसों की, धरनों की, वो उन्होंने ट्राई कर लिया। ये हमारा नुस्खा ट्राई करेंगे, सियासी नुस्खा है। इस वक्त अगर ये सियासत के लिए निकल आए, आई होप आपकी हिकमत वो सुन रहे हो और इससे फायदा उठाएं। पाकिस्तान की सियासत। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल है इट मेक्स टोटल सेंस, वैसे भी क्योंकि अपना मेन फोर्टे पीटीआई सोशल मीडिया को ही समझती है, तो शायद इसमें कमेटियां बनाने की अब ज़रूरत नहीं रही, वो भी ओल्ड स्कूल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़रिए से आप अपना नैरेटिव बाहर की दुनिया को भी दे सकते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं। वो एक तरफ इतना सॉलिडारिटी पे मबनी हो कि अगर दुश्मन उसको पढ़ रहा है, वो उस तक पहुँच रहा है, तो उसे भी पता हो कि उनका जो नुक्ता नज़र है व्हेन इट कम्स टू द एक्सटर्नल थ्रेट, तो वो क्या है। इंटरनली अपने मामलात में हर कोई सियासत कर रहा है, इंडिया में भी सियासत हो रही है, हर जगह हो रही है, दैट इज़ नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन इस वक्त एक बहुत सॉलिडिफाइड किस्म की पोस्चरिंग पीटीआई को करनी पड़ेगी ताकि वो उसको फिर यूज़ कर सकें टू देयर एडवांटेज, कि कल को कोई ये ना कह सके कि व्हेन इट केम टू द नेशनल सिक्योरिटी तो उन्होंने ताउन नहीं किया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और इस हिस्से में प्रोग्राम के मुझे दो सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, मुबशर बुखारी साहब और माजिद निज़ामी साहब। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, आप लोगों ने टाइम निकाला। निज़ामी साहब, अगर आपसे स्टार्ट करूं, क्योंकि खुजदार अटैक जो हुआ था बस पे, बच्चों की बस पे, उसमें अभी शहादतों की ख़बरें मुस्तकिल आ रही हैं, क्योंकि ज़ख्मी भी थे बहुत से बच्चे और अब वो शहादतें बढ़ रही हैं, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ये जो प्रॉक्सी अटैक्स हैं ये अब बढ़ेंगे और यूँ लगता है कि अब इसमें एक और डायमेंशन का इजाफा होगा, बिकॉज़ ये जो चाइनीज़ थ्रेट इमर्ज की है हमारे इस इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ के बाद, इसको ऑफ कोर्स वेस्ट बहुत सीरियसली लेगा और मज़ीद इक्विप करेगा वो इंडिया को। बट वी ऑल नो कि वो कैचअप करना टेक्नोलॉजी में टाइम लेगा। मीनवाइल प्रॉक्सीज़ जो हैं वो ईज़ी टू हैंडल हैं, ईज़ी टू लॉन्च हैं, तो ये एक और डायमेंशन ऐड होगी जिसकी वजह से यहाँ पे टेररिज्म में इजाफा होगा। डू यू एग्री टू दिस? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त लार्ज स्केल या फुल स्केल वॉर की जो मसाइल हैं या उसके इम्कानात हैं वो खासे कम हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा इन्हसार मौजूद है। मुख्तलिफ मुल्कों की जो भी जंगें हैं या उनके जो महाज हैं उन पर कहीं ना कहीं आलमी ताकतें भी मौजूद होती हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही होती हैं। यूक्रेन और गजा की मिसाल हमारे सामने है। अब इसी तरह अज़रबैजान में काराबाग का जो मसला हुआ वो भी हमारे सामने है। पाकिस्तान में कश्मीर का मसला है, बलूचिस्तान का मसला है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ महसूस होती है कि महज ये दो मुल्कों का या एक किसी नाराज तबके का और स्टेट का मसला नहीं रहा। ये एक लार्जर मामला बन चुका है और इसीलिए हमने ये देखा है कि पाक भारत जंगी कशीदगी के दौरान जिस तरह से चाइनीज टेक्नोलॉजी या जो उनका वॉरफेयर का जो स्टाइल है, सिस्टम है, जिस तरह उसने बर्तरी हासिल की है, तो मुझे यकीन है कि इसके असरात मुरतब होंगे। अब वो असरात एक फुल स्केल वॉर की सूरत में तो नहीं हो सकते, या हो सकता है आने वाले कुछ अरसे में ऐसा कुछ मजीद भी हो, लेकिन फिलहाल उसको मैनेज करने के लिए या उसका बदला लेने के लिए दुश्मन मुल्कों की जानिब से बिल्कुल ऐसे काम किए जाएंगे जिसको हम लो फ्लेम मिलिटेंसी कह सकते हैं या इंसर्जेंसीज कह सकते हैं, कि जिसके अंदर आप प्रॉक्सीज को एक्टिव करते हैं। जी बिल्कुल, और ऑपरेशन से होते हैं हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ये मिसालें मौजूद हैं कि इंडिया ने यहाँ पर स्पेसिफिक टारगेट किलिंग्स का एक नेटवर्क स्टार्ट किया। और बलूचिस्तान और कश्मीर तो वैसे भी इंटरलिंक्ड समझे जाते हैं। कश्मीर के जो मामलात हैं उनको कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से भी लिंक किया जाता है। इसलिए बलूचिस्तान इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो चुका है कि वहाँ पर ऑलरेडी CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो मौजूद है और वो वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के जरिए काम किए जा रहे हैं।
तो जब सी पैक वहाँ पे होगा, पाकिस्तान भारत की कशीदगी का रिजल्ट होगा और वहाँ पर दाखिली मसाइल भी होंगे, तो इस सारे कॉम्बिनेशन के अंदर ये मामला मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे नजर रहा है। आएगा। मुबशिर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। मेरे ख्याल है एक डायमेंशन और ऐड हो गई है जो हम अभी बात कर रहे थे, जिसकी वजह से अब टेररिज्म में इजाफा होगा, बट बहुत सारे फ्रंट्स खुल गए हैं, बड़ी एक्टिव डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी, इकोनॉमी का पहले ही इशू चल रहा है, डिफेंस बजट में अब चिप इन करना पड़ेगा, वो तो सिचुएशन हमारे सामने है, चैलेंजेस मल्टीपल हो गए हैं। डू यू थिंक कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये रियलाइज़ कर रही है कि वाइल ऑल दिस इज़ हैपनिंग, पाकिस्तान में तो कभी भी नॉर्मलसी नहीं रही, आम आदमी का रिलीफ कहाँ से आएगा, और क्या वो एक दफ़ा फिर हम इररेलेवेंट होता देखेंगे, या कुछ ना कुछ ये अदराक है कि वो भी डिलीवर करना पड़ेगा नो मैटर द सिचुएशन? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये पहली दफे ऐसा नहीं हुआ कि जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज थी, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में, उसके बारे में लोग पाकिस्तान को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते थे और ये समझते थे कि यहाँ पे वॉर को वेज करना आसान है। अच्छा, फिर हमारे कुछ माजी में गलतियां भी हुई, हमने जो है अपनी सॉवरेनिटी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की, जिसके नतीजे में दूसरे ममालिक को पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स जैसे कि मुसलसल होती रही। लेकिन अब ये परसेप्शन बदल गया, ये जो एपिसोड हुआ एस्केलेशन वाला, वॉर वाला, और इसके नतीजे में अब एक तो बात ये कि पाकिस्तान का कन्वेंशनल वॉरफेयर को बड़ा हैरानकुन नतायज उसके रहे, तो परसेप्शन अब तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान की सलाहियतों के बारे में अगलों को उस तरह की स्ट्राइक्स करते हुए खौफ होगा कि भाई अगर ये रिटेलिएट करके, हाँ अगर आपकी बामी रजामंदी से कुछ होता है वो एक अलग इशू है। अब ऐसी सूरत हाल में जो एप्रीहेंशन की जा रही है कि प्रॉक्सीज बढ़ जाएंगी, डेफिनेटली प्रॉक्सीज बढ़ेंगी, क्योंकि जब इतनी स्ट्रेंथ से पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है तो उसमें फिर पाकिस्तान से पहले ही न्यूक्लियर स्टेट होने की वजह से काफी लोगों को खौफ महसूस होता था, और अब वो डबल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो प्रॉक्सीज की तरफ ही जाएंगे। लेकिन एक बात जुनैरा आपने भी गौर की होगी कि ये जो एस्केलेशन के 4 दिन थे, इसमें अगर आप बलूचिस्तान और केपी में टीटीपी की तरफ से और बीएलए की तरफ से अगर आप देखें तो दर्जनों अटैक्स हुए, बल्कि बढ़ गए थे एक दिन में 71 लोग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो वो ये हुआ कि उधर जहां से इंडिया अपनी तरफ से स्ट्राइक कर रहा था, वही उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक कर रही थी। लेकिन उस वक्त हम मीडिया जो है, क्योंकि हमारा वॉर फोकस था, उसमें हम उसको उस तरह से रिपोर्ट भी नहीं कर पाए, तवज्जो भी एंट्री नहीं दी, क्योंकि एक लार्ज कैनवस पे जंग लड़ी जा रही थी। तो ये आपका एप्रीहेंशन बिल्कुल ठीक है कि अब ना सिर्फ इंडिया बल्कि कुछ दूसरी स्टेट्स भी जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, फिर जो चाइना के सी पैक से जो है ये चाइना के बढ़ते हुए असर को रीजन में, एक्चुअली सी पैक तो एक बहाना है, चाइनीज इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ रहा है, उससे जो खाइफ हैं वो पाकिस्तान को बैटल ग्राउंड के तौर पे यूज करेंगे और प्रॉक्सीज को यूज करते हुए, क्योंकि इस वक्त चाइना का शायद रीजन में सबसे बड़ा इंटरेस्ट और सबसे बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर पाकिस्तान है, इसको नुकसान पहुंचाने। डेफिनेटली ये एक बड़ा क्लियर मैसेज किया है दुनिया को कि जो चाइनीज़ इन्वेंट्री में उनका वॉरफेयर है, पहले ये कहा जाता था वो डिफरेंट है और वो जो दुनिया को प्रोवाइड करते हैं वो डिफरेंट है, बट अब मुस्तकिल इंडिया में जिस तरह की डिस्कशंस देखने को मिल रही हैं उसमें वो ये ड्रम बीटिंग कर रहा है कि अब वो अपनी इन्वेंट्री में जो चीज़ें मौजूद है वो डायरेक्टली और जल्दी पाकिस्तान को देगा, विच मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू पिच चाइना इन फ्रंट ऑफ यूएस डायरेक्टली। बिल्कुल वही सिचुएशन जिस तरह नेतन्याहू जो है वो ये कोशिश करते रहे अभी तक कि किसी तरह ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाए। सो ये एक ग्लोबल सिनेरियो भी डेवलप हो गया है, एंड वाइल दिस इज हैपनिंग हमने इंटरनल चैलेंजेस को भी लेके चलना है। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। निज़ामी साहब, पहले एक ही नैरेटिव नहीं संभाला जाता था पाकिस्तान में, अब तो बहुत सारे फ्लोट होंगे मुझे लगता है। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की बेस पे होंगे, कुछ इकोनॉमी को लेके होंगे, कुछ डिफेंस को लेके होंगे। इतने सारे नैरेटिव्स हैंडल कैसे होंगे? ये बिल्कुल एक मुश्किल सूरत हाल है जिसके अंदर रियासत को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुआशी महाज पर और सियासी महाज पर
कुछ फॉल्ट लाइंस अभी भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात अभी तक तलाश करना मुमकिन नहीं हो पाया। तो इस सिनेरियो के अंदर अब चूंकि रियासत के लिए एक और अहम असाइनमेंट आ चुकी है, वो ये है कि खारजा मुहाज के ऊपर आपने किस तरह से आलमी दुनिया के साथ डील करना है, किस तरह से उन्हें अपने नैरेटिव के साथ लेके चलना है। तो इसलिए स्टेट के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो अपने अंदरूनी मसाइल को मिनिमम लेवल पे रखे। ये बात तो दुरुस्त है कि ये सारे मसले हल नहीं हो सकते या इनके हल के लिए मिनिमम भी कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हम समझ रहे थे कि किसी ना किसी जगह पे ये रियलाइजेशन मौजूद है कि बातचीत करके थोड़ा सा चीज़ों को टेपर डाउन करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू पीटीआई, बट डू यू सी दैट हैपनिंग? देखिए, फिलहाल तो उसकी कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही और दोनों तरफ से कोई ऐसी उम्मीद भी मौजूद नहीं है। ये बात या ये ख्वाहिश जंग के एक हफ्ते में लगभग बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन इसको अगर हम इस तरह से कहना चाहें तो मुनासिब होगा कि अगर जंग तवालत का शिकार होती या प्रोलॉन्ग हो जाती तो उसमें शायद किसी कौमी यकजहती के इस तरह के मामले को हम देख सकते थे। लेकिन चूंकि वो एपिसोड ही बड़ा मुख्तसर रहा, उसके बाद फिर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अपने पुराने स्टांस पे वापस आ चुकी हैं। तो फिलहाल सियासी मुहाज के ऊपर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। हाँ, मुआशी मुहाज के ऊपर बजट हमारे सामने आ रहा है और उसके अंदर मेरा ख्याल है कि फाइनेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बेहतर बजट प्रेजेंट कर सके जिससे आवाम की मुश्किलात में कुछ तो सस्टेनेबल बनाए ना लोगों की जिंदगियों को। मतलब वी नो कि पाकिस्तान हमेशा तकरीबन ऐसे ही फेजेस से गुजरता रहा है। मुबशिर साहब, अब अगर, क्योंकि जिस तरह निज़ामी साहब कह रहे थे कि ये 3-4 दिन की डेवलपमेंट थी, मुझे तो लगता है फ्यूचर ऑफ वॉर्स अब यही है, इसी तरह चलेगा। और वैसे भी स्पेशली बिटवीन द 2 न्यूक्लियर स्टेट्स तो अब इसी तरह की एक वॉरफेयर हमें देखने को मिलेगी। इसी में रहते हुए विंडोज़ भी क्रिएट करनी है अपॉर्चुनिटी की, और इसी में रहते हुए आपस में पॉलिटिकली इंगेज भी करना है हमने। आपको लगता है कि ये सोच कहीं मौजूद है? क्योंकि रऊफ़ हसन साहब मेरे शो में थे, मैं बार बार ये बात कोट कर रही हूँ, और उन्होंने ये कहा था कि वी हैव डिसाइडेड कि हम बिल्कुल लाइमलाइट से दूर बातचीत करेंगे, ऑलरेडी राब्ते हो रहे हैं एंड थिंग्स विल इम्प्रूव। आपको लगता है कि इम्प्रूव होंगी? वाई आई से दिस, क्योंकि अगर दोबारा कोई ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन हुई जो कि एक्सपेक्ट करनी चाहिए, तो दोबारा इतना यूनिफाइड फ्रंट चाहिए होगा। दिस इज समथिंग कांस्टेंट नो मैटर द सिचुएशन। तो उसके लिए क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हमें एक यूनिफाइड, जिस तरह हमने एक यूनाइटेड होके इस सारे एपिसोड में एक जवाब दिया, उसी तरह का ही रिस्पांस चाहिए होगा। और आपकी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है कि ये वाला जो मामला है ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आप मसला कश्मीर को हल नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मसाइल, ये जंग जारी रहेगी। हाँ, वो किसी भी तरीके से रहे, वो प्रॉक्सी की सूरत में रहे या पानी खुलवाने की सूरत में रहे या जो भी है, तो ऐसी सूरत में हमें यूनिफाइड रिस्पांस चाहिए होगा। और एक पार्टी यानी पीटीआई, वो एक पॉपुलर पार्टी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, उनको भी इस कौमी धारे में शरीक होना होगा। लेकिन उसके लिए एक बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज सिचुएशन है। अगर मैं अपने आप से पूछूं क्योंकि क्या होना चाहिए आइडियली, क्योंकि जो आइडियोलॉग्स हैं वो तो सीधा कहते हैं जी बात करें, उन्हें जेल से बाहर निकालें और बाकी सारा कुछ वापस ले लीजिए और ठीक है मिलके रहें। मैं शायद जो पॉलिटिकल हार्मनी है और रिकंसिलिएशन है उसका एक छोटा सा हामी हूँ और हमेशा इसके हक में बोला हूँ, लेकिन फिर मैं एट द सेम टाइम रूल ऑफ लॉ के का दावेदार भी हूँ। कम से कम अपनी जात तक तो मैं बात कर सकता हूँ। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करते हुए हार्मनी प्लस रिकंसिलिएशन करनी है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला किया जाएगा? उसके लिए फिर क्या वही पुराना मोडस ऑपरेंडी यूज किया जाएगा कि कोर्ट से इन्हें रिलीफ, अदालतें ही जरिया बने? जी, और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अदालतें ही जरिया बनेंगी, जिसके लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा। लेकिन उससे पहले जो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं दोनों साइड से, वो लिए जाने चाहिए होंगे। ये नहीं होगा कि एक दफे आप कहें जी हम बातचीत को तैयार हैं और दूसरे ही दिन आप कहें जी सारी बातचीत खत्म और फिर 2 दिन बाद ये इस तरह मामला नहीं चलेगा। जल्दी सिचुएशन अगर चेंज होगी तो मेरा ख्याल है उससे तो ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा ना, कि एक दिन कोई ट्वीट आ जाए, एक दिन कोई आ जाए,
तो निज़ामी साहब, आपको लगता है ट्विटर हैंडल खामोश हो सकता है थोड़ी देर के लिए? क्योंकि वाकई ये मामलात अगर हल करने हैं तो ये लाइमलाइट से दूर हल करने पड़ेंगे, वरना तो आपको पता है देयर आर टू मेनी पैरेलल्स हियर। जी, मेरे ख्याल में ट्विटर अकाउंट का या दीगर जो उकाबी जहन के रहनुमा हैं उनका मसला मुज़ाकरात के आखिर में मेरा ख्याल है हल होगा। आगाज़ में उसकी तवक्को नहीं रखी जा सकती। उसकी वजह यह है कि मुफाहमत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें से एक अहम मामला ये है कि दोनों तरफ से जो टीम्स काम कर रही हों उनके पास फैसला साजी की कुव्वत हो और फिर वो उन फैसलों को मनवा सकें। तो तहरीक इंसाफ में इस चीज़ का फुकदान नज़र आता है। हमारे पास कई ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि माजी में लोगों ने कुछ चीज़ें तय की हुकूमत से, रियासत से, फिर जब वो वापस आए लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो सकी कि उन्हें फाइनल अप्रूवल नहीं मिला। तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त बड़ा मसला ये कि उनकी जानिब से कोई हाई पावर्ड कमेटी मौजूद नहीं है कि जो बुनियादी फैसला। बिल्कुल, यू आर राइट। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू मुबशर साहब। वो कहते हैं मुझसे ही बात करे और इस्टेब्लिशमेंट बात करे, ये आपको लगता है हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए उन्होंने तमाम जो टैक्टिक्स हैं वो यूज कर ली हैं, लेकिन उस तरह हो नहीं पाया। अब गए हैं कुछ लोग डायरेक्टली भी उनसे बात करने, माजी की बातें हैं, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भी उनके लिए कोशिश की। वो वक्त आने पे वो नाम भी सामने आ जाएंगे, मतलब इस वक्त उसको, चूंकि अगर मैंने नाम लिए तो एक नई बहस छिड़ जाएगी। वो हुआ, लेकिन उसका नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकला। नतीजा में जब ये गिरफ्तार हुए थे, आपको याद है, आप भी उन दिनों में रोज वो इंटरनेशनल मीडिया को बुलाते थे और मुलाकातें रहती थी, तो मैंने उन्हें यही सवाल किया कि देखिए आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, लेकिन फिल वक्त तो मुझे ये लगता है कि आपको पहले पॉलिटिकल सपोर्ट की जरूरत है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी आपको मेन स्ट्रीम पार्टी से चाहिए हो, और उसके बाद आप एक बेहतर पोजीशन में आएंगे इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए। और आज भी मैं अपनी इस बात पे समझता हूँ कि यही उनके पास फार्मूला है कि जो इलेक्टेड लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंगेज करें उनके साथ गुफ्तगू करें, उनको एंगेज करें, और उनके लिए उनके डायरेक्ट रास्ता फिर इस्टेब्लिशमेंट तक खुल जाएगा उनके लिए। राइट, बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब, माजिद निज़ामी साहब, थैंक यू सो मच। जितनी मर्जी डिस्कशंस कर लें, अगर किसी ऐसे कंक्लूजन तक पहुंचना है जिससे मुल्क को भी फ़ायदा हो, सियासत भी चलती रहे, ग्लोबली भी जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको कन्फ्रंट कर सकें, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और वो न्यू नॉर्मल दोनों साइड से होगा, अपोजिशन, गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री लीडरशिप, सबको स्पेस अपनी अपनी लेनी पड़ेगी और देनी भी पड़ेगी। गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि वो अपोजिशन को दीवार से लगा के लेजिटिमेसी गेन कर सकती है तो नो, और अगर अपोजिशन ये समझती है कि उसकी मकबूलियत ही काफ़ी है तो भी उसका जवाब ना ही है। जो सिचुएशन है उसमें सबको एक एक कदम पीछे जाके एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करने के लिए एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।